नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजधानी देहरादून में करगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल में सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वर्ष 1999 में हुए करगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 रणभुकरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वहीं ऐसा कोई पदक नहीं है जो सूबे के जांबाजों को ना मिला हो। करगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के 36 शहीद परिवार और करगिल पदक प्राप्त विजेताओं को सीएम धामी ने सम्मानित करते हुए उनके पांव भी छुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के वीरों को देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि शहीदों के परिजनों के लिए सरकार हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। मैं कारगिल के सभी शहीदों को नमन करता हूं कि उनके शौर्य और पराक्रम से हमको कारगिल जैसी जो असंभव लगने वाली विजय, उसमें उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत का एक नया इतिहास लिखा, दुनिया का एक नया इतिहास लिखा। हम उन सभी को नमन करते हैं। उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड जहां हमारी वीर भूमि है, हमारी सैनिक भूमि है, इस भूमि से भी 75 रणबांकुरों ने, 75 वीरों ने अपने प्राणों। करगिल विजय दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के घड़ी कैंट में बने लाल गेट पर करगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि अगर किसी भी सैनिक को या उसके परिवार को दिक्कत है तो वो मुझे आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। उनके लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 23वीं वर्षगांठ आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जवानों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो साहस, शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण दिया कारगिल के अंदर। अगर आप कारगिल को देखते हैं तो बहुत ही दुर्गम इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, मौसम भी बहुत खराब रहता है और जो धोखा पाकिस्तान ने दिया था और स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो कारगिल में जो बटालिक और टोलोलैंग, टाइगर हिल, 0.5353, 5140, 0.4590 वो सब याद दिलाती हैं उन 527 उत्तराखंड को वीरों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। उत्तराखंड का सैन्य इतिहास वीरता और पराक्रम के असंख्यक किस्से खुद में समेटे हुए। करगिल शौर्य दिवस के अवसर पर आज करगिल शहीद जवानों को याद किया गया। आपको बताते चलें, शहीद पार्क में शहीद स्तंभ पर पूर्व सैनिकों, जिले के तमाम अधिकारियों ने पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि करगिल युद्ध में नैनीताल जिले के 5 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का मान बढ़ाया था। यही नहीं, कुमाऊं एवं गढ़वाल रेजिमेंट की वीर सेनानी हमारे गौरव हैं और भारतीय सेना के बलिदान एवं उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर शहीदों के परिजन भी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें गर्व इस बात का है कि उनके परिजनों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हालांकि हमने जो योगदान दिया, मतलब हमारे पतियों ने जो शहादत दी है, उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है और उनकी कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे घर वाले हो, कोई भी हो। और खुशी के साथ साथ दुख के आंसू भी आते हैं। कारगिल विजय दिवस एक भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का एक प्रतीक है। यह शायद पहला एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें दुश्मन ने पूरी तैयारी के साथ अपनी मनमर्जी के, अपनी इच्छानुसार एक युद्ध का मैदान चुना, उसमें पूर्ण रूप से किलाबंदी की और जितने भी शस्त्र हैं उनको ठीक ढंग से लेआउट किया, माइन लेइंग किया
ताकि वो किसी की पहुंच से में ना हो। लेकिन भारतीय सेना की इस अदम्य साहस को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ऐसे वीरान पर्वतों में जाकर के, कठिन पहाड़ियों में चढ़ करके और दुश्मन। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक संग्राम किया। इसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर पार्क में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां उन्होंने मौन व्रत रख करके अपना विरोध दर्ज कराया। इस विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक स्वार्थों की खातिर ईडी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की गलत नीतियों को कांग्रेस जनता के साथ मिलकर मुकाबला करेगी। इस अवसर पर कहा कि भाजपा सरकार रवैया इस बार हिटलर शाही के जैसे बना हुआ है तथा पूरी मनमानी पर उतारू है। भाजपा की दमनकारी नीतियों का कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी। आज देखिए, केंद्र सरकार की जो विध्वंसकारी नीतियां हैं, गलत नीतियों के विरोध में और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार बदले की भावना से संवैधानिक संस्थाओं के जरिए कर रही है और हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ और आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत बेबुनियाद आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर, जिसमें कई करगिल में मिली जीत को लेकर के अल्मोड़ा में शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अल्मोड़ा की सैन्य टुकड़ियों ने शहीदों के सम्मान में सलामी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम वंदना ने करगिल में शहीद वीर सपूतों के परिजनों, वीरांगनाओं और घायल जांबाजों को सम्मानित किया। अल्मोड़ा के 7 जवानों ने करगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी। हमारी जो कारगिल वार में जो जवान शहीद हुए, उनकी याद में हर साल इसको 26 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो हमारे 527 जवान ने शहादत दी उस लड़ाई में, 7 जवान हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे। और आज के फंक्शन के लिए उनमें से हमने 2 वीर नारीज को भी बुलाया गया, उनको हम यहाँ पे। सोनिया गांधी सीडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में देहरादून के घंटा घर स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब को माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस दौरान पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी हो, उसको दोबारा से खोला जा रहा है। एक महिला जो 75 साल से ऊपर आयु की है, पूरा सहयोग करने को तैयार है, जानबूझकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ईडी का सहारा लेने का आरोप लगाया। आज का सत्याग्रह है, इसको जनता को अवेयर करने की नजर में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत की आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र में जो बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। और पूर्व में नारायण राणे हो, चाहे वो येदुरप्पा हो, उनके ऊपर केस ठोके गए और जैसे वो बीजेपी वापस गए उनके केस खत्म कर दिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की आज ईडी के माध्यम से पूछताछ हो रही है
कांग्रेस इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है। देश के अंदर जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर लोगों में खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को दुराग्रह बताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन ने कहा कि अगर कांग्रेस ने गबन नहीं किया या भ्रष्टाचार नहीं किया तो सवालों से क्यों बच रहे हैं। हर जांच का सामना करें और जांच एजेंसियों का जांच में सहयोग करें। बीजेपी का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार और गबन को लेकर के सवाल तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हैं देश भर में बवाल। आज अगर जो आप साफ हो, आपने गबन नहीं किया है, तो आप क्यों बच रहे हो सवालों से? आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। देहरादून में एक बार फिर से खबर का असर देखने को मिला है। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माण की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में आ चुकी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैनाल रोड पर करोड़ों की अवैध प्लॉटिंग का खेल सामने आया, जिसमें गुप्ता ब्रदर्स के साथ देहरादून के नामी गिरामी प्रॉपर्टी डीलरों के शामिल होने की बात सामने आई। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि ये वही कैनाल रोड है जहां से सूबे के मुख्यमंत्री सासधारा हेलीपैड के लिए जाते हैं। साथ ही प्रदेश के तमाम महकमों के आला अधिकारी हर रोज यहां से गुजरते हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। राजधानी में सरकारी नाक के नीचे हो रहे इस अवैध निर्माण का पता जब हर खबर की टीम को चला तो हमारी टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच करके वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सच्चाई के तक पहुंचने की कोशिश की, और जैसे जैसे जानकारी जुटानी शुरू की गई वैसे वैसे अवैध निर्माण के काले खेल की सच्चाई सबके सामने आती गई। हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से प्रदेश की सरकार और जनता के सामने रखा गया, जिसका असर ये हुआ कि अवैध भवन निर्माण पर उसी दिन बुलडोजर चलने लगा। और इतना ही नहीं, देहरादून की कमान संभालने वाली नई जिलाधिकारी सोनिका ने इस खबर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता करण महारा ने उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग करी है और मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग करी गई है। ये जो कंप्लेन आई थी उसके क्रम में जब जांच हुई तो पाया गया कि कुछ जो वहाँ पे से मिट्टी का उठान है और वो ज़्यादा हो गया। इसके क्रम में यहाँ से पेनल्टी के भी प्रावधान था जो किया गया। इसके चलते साथ ही साथ जो खनन अधिकारी थे और जो भू वैज्ञानिक थे उनका सस्पेंशन हुआ और एमडीडीए में भी 2 कर्मचारी हैं जिनका सस्पेंशन हुआ। देखिए, किसी भी विषय की जो प्रथम दृष्टि जो दोषी पाए जाते हैं उन पर ही कार्रवाई होती है। उसके बाद उसकी गहन छानबीन के बाद ही जो अन्य दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जांच सामने आने के उपरांत कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से होगी। देखिए, पहले तो आपको बधाई देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपके चैनल के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली और डीएम सोनिका ने उसमें 4 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित सस्पेंड किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको अभी इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सुस्पष्ट ये मानना है इसमें और अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित है और इसमें सत्ताधारी दल के कुछ नेता भी सम्मिलित है। बिना उनकी शय के ये काम नहीं हो सकता था। ये जांच जब तक नेताओं तक नहीं पहुंचेगी और जब तक इसमें और अधिकारियों की संलिप्तता को उजागर नहीं किया जाएगा तब तक ये जांच अधूरी मानता हूँ। खाली उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार से कांवड़ लेकर वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची। उन्होंने वीरभद्र महादेव का विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जलाभिषेक किया और मंदिर के पुजारी ने मंत्री के हाथों से रुद्राभिषेक भी करवाया। हरिद्वार से ऋषिकेश तक कैबिनेट मंत्री का जगह जगह महिलाओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के अंतर्गत 2025 तक उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात को बराबर करने के लक्ष्य का शुभारंभ किया। वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद महिला एवं सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में बेटों के मुकाबले बेटियों का अनुपात काफी कम है।
जिसे बराबर करने की अपील को लेकर उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी से ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक पैदल कांवड़ यात्रा करी है। सावन का महीना है और सावन के महीने में मैं समझती हूँ कि सबसे पवित्र महीना होता है, शिव का महीना होता है और संजोग से हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिसके लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर कि लैंगिक समानता हमारे प्रदेश में हमारे देश में आए, तो मुझे भी जन्म लेने दो शिव के महामय शक्ति का संकल्प है। यह हरिद्वार हर की पैड़ी महात्माओं के आशीर्वाद से जो माँ गंगा का जल है वो संकल्पित करते हुए पूरी यात्रा जो 25 किलोमीटर की है वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी पहल माननीय मंत्री रेखा आर्य द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लिंगानुपात में जो कमी देखने को मिल रही है और लगातार उसके आंकड़े आते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए एक धार्मिक उद्देश्य से जो संदेश उन्होंने देने का प्रयास करा, बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल। हरिद्वार में लगातार डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ने से ग्रीन कॉरिडोर से लेकर के हाईवे की दूसरी लेन तक डाक कांवड़ वाहनों से पूरी तरीके से पैक रही। कांवड़ियों की भीड़ के चलते 4 लेन भी छोटा पड़ गया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। जाएगी पर एकदम उलट हो गया। इस बार 2 साल बाद आप देख रहे होंगे कांवड़ का यहाँ पे कितना ज्यादा अपना रस है। अपने पूरे जोर शोर से इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है। पूरे पुलिस प्रशासन, एसडीएम, डीएम सबका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। सुनने में आया डीएम साहब खुद अपना बाइक पे जा जाके सब जगह अपना देख रेख कर रहे हैं। इस बार जो कांवड़ मेला था पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो ये 2 वर्ष के अंतराल के बाद हो रहा था, 2019 के बाद ये पहली बार हो रहा था। इसलिए जैसे कि 4 धाम यात्रा में भी भारी भीड़ देखी गई, इस बार भी बहुत भारी भीड़ की हमें उम्मीद थी। लगभग 4 करोड़ की हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे। इसके साथ साथ हरिद्वार के जो आसपास का क्षेत्र है वो मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, और जो देश में इस समय एक जो सांप्रदायिक स्थिति चल रही है या जिस प्रकार की सोशल मीडिया में कमेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक हमारी चिंता थी कि जो कांवड़ मेला है वो सुरक्षित रूप से संपन्न हो। डाक कांवड़ के भारी तादाद में पहुंचने के साथ अब गंगा जल लेने बाइकर्स का सैलाब धर्मनगरी में उमड़ पड़ा। मंगलवार को शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए शहर में डाक कांवड़ की धूम दिखाई दी। जगह जगह गली मोहल्ले में बाइकर्स तेज रफ्तार में अपनी वाहन दौड़ाते रहे। देखा जा रहा है कि कांवड़ मेले का स्वरूप 10 सालों में बेहद बदल गया है। इन 10 सालों में जहां कांवड़ मेले में भीड़ तो बढ़ी है, साथ ही मेले का आकार भी बढ़ गया है। 2012 तक कांवड़ मेला उत्तरी हरिद्वार तक फैला था, जो आज पूरे हरिद्वार क्षेत्र में फैल गया है। हर खबर के लिए हरिद्वार से सरफराज अली की रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज में खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं उत्तराखंड में बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाओं से हर साल लाखों की जनहानि हो जाती है, लेकिन आपदा के जटिल मानकों के कारण लोगों को नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिल पाता। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने आपदा के जटिल मानकों के सरलीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड राज्य काफी संवेदनशील है, खासकर राज्य के पहाड़ी जनपदों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं आम है। आपदा के मानक काफी कठिन होने के कारण लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती, इसलिए ये जरूरी है कि आपदा के मानकों का सरलीकरण किया जाए, जिससे लोगों को जल्द मुआवजा मिल सके।
आपदा की दृष्टि से हमारा जो उत्तराखंड है बहुत संवेदनशील है और लगातार जब बरसात होती है या कभी कोई आपदा आती है, बादल फटता, तो उससे बहुत तीव्र आपदा आती है। और निश्चित रूप से क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार द्वारा क्योंकि मानकों में स्थिरीकरण करना चाहिए और जो भी हो सके, चाहे तत्काल उनका विस्थापन हो और उनको मुआवजा मिल सके या उनका विस्थापन हो सके, और जो भी उसमें स्थिरता होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भूस्खलन एक ऐसा है, आपदा एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिससे सबसे ज्यादा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव और राजेश कुमार ने प्रेमनगर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एनएचएम निदेशक के साथ अस्पताल में किए गए निरीक्षण में प्रभारी सचिव को कई खामियां नजर आईं। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने बताया कि जल्द दोबारा से निरीक्षण करके दिए गए निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और कमी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर का निरीक्षण किया गया। मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी थी, नेशनल हेल्थ मिशन से डॉक्टर सरोज नेतानी भी साथ में हैं, और इसमें 4-5 चीज़ों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले हम ओपीडी गए, ओपीडी में व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं और संबंधित MOIC को निर्देश दे दिए गए हैं कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। इसके अलावा हम ड्रग स्टोर भी गए और सिस्टम के माध्यम से हमने चेक भी किया कि जो ड्रग्स सैंक्शन होते हैं गवर्नमेंट में, जो स्टोर में रखे गए हैं, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं डेटा में। तो स्थिति संतोष। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में बाइक सवार लाखों डाक कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच गए और हर तरफ कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। नहर पटरी मार्ग से जहां पैदल कांवड़िए वापस लौट रहे हैं, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर अब पूरी तरीके से डाक कांवड़ियों का कब्जा हो चुका है। हजारों डाक कांवड़िए दिन रात बैनर और डीजे लगाकर ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों आदि वाहनों के आगे दौड़ते हुए दिन रात हाईवे से वापसी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा डाक कांवड़ियों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में रोककर जल के लिए पैदल हर की पौड़ी भेजा जा रहा है। इसके लिए शिव मूर्ति पर लगाए गए बैरियर को हटा दिया गया है। कांवड़ियों को ऋषि पुल तिराहे से सीधे रेलवे रोड होते हुए हर की पौड़ी भेजा जा रहा है। कुछ खान पान की व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है हम लोगों ने। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें